नमस्कार स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक पर होंगे, बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट भी पूछे जा सकते हैं, या क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट या एक ही चैप्टर का हो सकता है, एक से ज़्यादा चैप्टर का भी हो सकता है। इसलिए आपके कंसेप्ट यदि क्लियर हैं तो आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मेरे साथ जरूर बने रहिए। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक प्रॉब्लम है। एक इलेक्ट्रिक पोल पर एक लैडर लगाई गई है, डिफरेंट बातें आपसे पूछ रहा है, आप एक एक करके जवाब देने हैं। आपको वैसे इसमें से 4 ऑप्शन के जवाब देने होंगे बोर्ड में, लेकिन आपसे मेरा सजेशन है कि आप 5 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जवाब दे के आएं। एक एक करके जवाब देंगे। पहले का आंसर है, वो कह रहा है द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। ये जो प्रॉब्लम है वो किस पर कंसेप्ट है, मतलब किस पर बेस्ड है इसका। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक पोल है और ये लैडर लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ग्राउंड से यहाँ तक की जो लेंथ है वो दे रखा है 9.5 मीटर, और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब इस पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पोल है आपका इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, और ये आपका लैडर है। ठीक है, अब डिफरेंट कंडीशंस पूछ रहा है। नंबर 1 पूछ रहा है कि गिवन प्रॉब्लम इज अ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किस पर है? ये एलिवेशन और डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ट्रिकोमेट्री रेशियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नन ऑफ दीज नहीं। किस पर कहोगे? एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल, उस पर डिपेंड है। इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका ए ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। दूसरी बात कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की लेंथ क्या होगी? कहने का मतलब है यदि इसको हम एक्स मान के चलें, ठीक है, यदि इसको हम x मान के चले तो हम बताना है कि x कितना होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी पूछ सकता है। तो लेटर की लेंथ निकालने के लिए आप इसका नाम दे दें। आपको मान लेता हूँ ये a है, ये b है और ये क्या है? c है। वो आपसे ac पूछ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि इन ट्राइंगल ABC। आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन बहुत निकाले, कोई परेशानी का इशू नहीं है। तो जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसे हमेशा ऊपर लिख लो। ठीक है, तो x अपॉन क्या लिखो? आप लिख सकते हो इसमें कि AC ओवर CB। ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेनियस होगा, इसको एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? उस एंगल को लगा दीजिए, रेशियो को। ये हो गया आपके पास सेक 60। ठीक है ना, तो आपके पास AC जो आ जाएगा CB है 9.5 और सेक 60 होता है cos 60 का उल्टा। यहां पर cos 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए, और cos 60 वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो AC आपके पास कितना हो जाएगा? 19 मीटर। तो आप ये कह सकते हो कि AC जो आएगा वो 19 मीटर आएगा। क्लियर है? इसका अगला जो पार्ट कह रहा है कि इफ द फुट ऑफ द लैडर मूव फ्रॉम द पोल। ठीक है ना, यदि पोल से इस लैडर को इधर किया जाए तो ये एंगल कैसा बनेगा? यदि ये यहाँ पर कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, तो ये लेटर यहाँ पर आ जाएगा। भाई ये लेटर यहाँ पर, लेटर तो फिक्स रहेगा ना भाई, लेटर ऊपर से खिसक जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में ये जो एंगल है वो क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा या कम होगा? तो कम होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे इसकी तरफ चलते हैं, ये लाइन जो है जैसे इस लाइन की तरफ जाएगी, इसकी तरफ जाएगी, वो एंगल बड़े होते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा? 60 से लेस होगा। तो ध्यान रखें, इधर जो एंगल बनते हैं वो बड़े बनते हैं, इधर जो एंगल बनते हैं वो हमेशा छोटे एंगल बनते हैं। तो क्या आएगा? ये लेस देन 60। कौन सा आंसर लिखा जाएगा? इसका ऑप्शन बी लिखा जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन आर ऑलवेज। अच्छा ये बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जैसे मैं ऊपर से देखूं, यहां से देखूं, तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है। तो ये जो ट्राइंगल में एंगल बनेगा, कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, जब ये ट्राइंगल बनना है आपके पास, तो इसमें ये जो एंगल बनेंगे ये कैसे बनेंगे? ये एंगल हमेशा एक्यूट बनेंगे, क्योंकि एक एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। बाकी के 2 एंगल जो बनेंगे उनका सब 90 डिग्री होगा।
इसका मतलब है दोनों एंगल कैसे रहेंगे, एक्यूट रहेंगे, कभी ऑब्टूस नहीं हो सकते। तो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, राइट। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपके पास ए रहेगा। इसका फिफ्थ पार्ट कह रहा है द एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू इन द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस टू स्ट्रेट लाइन, इसके साथ जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होता है। ये लाइन जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है तो ये कौन सा एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखिए इस तरह से ये लाइन इसके बेस के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। बात क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, परेशानी की आवश्यकता नहीं है, आप कॉपी कर लें। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा दूसरा, ठीक है, अच्छी तरह समझें इसको भी, बहुत अच्छी तरह समझें कि यहाँ पर एक टावर है जिसकी हाइट आपको 50 मीटर दे रखी है। टावर के फुट से हिल के टॉप को देखते हैं तो एंगल कितना दे रखा है इसने, 60 दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। और हिल के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तब वो डिफरेंट कंडीशन पूछ रहा है आपको, ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये भी पूछ रहा है, सर कंडीशन पूछ रहा है। वो कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड टावर। पहली बात तो आपको ये निकालना है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। जब आपके पास ये चीज़ पूछ रहा है तो आप ये ट्राइंगल यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल, नहीं, जब आपको ये पूछ रहा है तो इस ट्राइंगल को लेने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको ये गिवन नहीं है। आपको ट्राइंगल ये लेंथ पूछ रहा है और आपको ये साइड पता है तो आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए डी सी या ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी जिसमें कोई साइड गिवन है आपको वो ट्राइंगल लेना पड़ेगा और वो राइट ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है, साइड गिवन हो राइट ट्राइंगल भी हो। तो आप ये कह सकते हो इसमें ये पूरा 50 दे रखा है और आपको ये निकालना है, तो आप इसमें कह सकते हो कि ए सी ओवर डी सी। अब देखिए जब आप ये एंगल कंसीडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये पूरा बेस होगा। तो मैं कह रहा हूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है कॉट 30, ठीक है ना। तो आपके पास जो AC आएगा वो आ जाएगा 50, DC आपको दे रखा है 50 और कॉट 30 होता है आपके पास √3। तो आप ये कह सकते हो कि AC जो आएगा 50 √3 आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, राइट। आगे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, तो हिल की हाइट क्या होगा, ए बी होगा। तो आपको ये पता लग गया कि ये 50 √3 है, भाई आपको ये पता लग गया कि 50 √3 है। अब आप पूछ रहा है कि हिल की हाइट बताइए, तो आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल ए सी बी, एक ही क्वेश्चन में कई चीज पूछ रहेगा, तो आप कह सकते हो कि ए बी अपॉन सी ए। देखिए ध्यान रखें जितने भी एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हैं उनमें ये ध्यान रखें कि राइट ट्रायंगल कहां पर बनना है और क्या गिवन है और क्या पता करना है। जो चीज पता कर रहा है उसको हमेशा ऊपर लिखें और जो गिवन है उसको नीचे लिखें और फिर देखें कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनना है। तो जब आप एंगल ये कंसीडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 60 बन गया। तो आपके पास ए बी जो आएगा वो सी ए इंटू 10 60 आएगा और 10 60 होता है √3 और सी ए कितना दे रखा है आपको, सी ए दे रखा है 50 √3। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 50 √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर ए बी जो है वो 150 मीटर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो हाइट ऑफ द हिल कितना होगा, 150 मीटर आएगा। क्लियर है ना, आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर टू हिल। कहने का मतलब है वो आपको AC पूछ रहा है, सॉरी ये BC पूछ रहा है। तो आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल ACB या ACB में आपको BC पूछ रहा है, तो BC को ऊपर लिखिए।
अब आपको यहां पर ये भी पता है साइड, और सॉरी ये पता करना है, ये पता है और ये भी पता है, तो चाहो तो आप दिस अपॉन दिस कर लो। तो आप ये कर लो कि BC अपॉन CA। अब जरा देखिए, ये आप जब एंगल कंसीडर करोगे तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, कौन सा रेशियो होता है, ये होता है आपका सब कॉस। तो क्या बनेगा, कॉस 60, ठीक है ना। तो आपके पास यहां से जो BC आ जाएगा, ध्यान रखिए BC जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, CA इंटू कॉस 60। और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है ना। कॉस 60 आता है 1/2। CA कितना है आपके पास, CA है आपके पास ये 50, नहीं सॉरी, दिस अपॉन दिस, कॉट नहीं सेक, क्या बनेगा ये सेक 60, और सेक 60 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 50√3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 100√3। तो ध्यान रखिए भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, सेक होगा, कॉस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो BC आपके पास ये सेक बनेगा, कॉस नहीं, तो ये आएगा 100√3। क्लियर है ना, तो ये आपके पास 100√3 आ जाएगा। आगे दूसरी बात क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, यहां से टू द टावर, आपको ये DC पूछ, ये पूछ रहा है AD। तो आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल ACD आप कह सकते हो कि AD ओवर दिस साइड, ये क्या है 50√3, ठीक है ना। अब जरा देखिए, आपके पास ये परपेंडिकुलर होगा, ये कंसिडर कर रहा हूं, तो ये क्या रहेगा आपका, ये जो साइड रहेगी आपके पास बेस रहेगी, ये हाइपोटेनस रहेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या बनेगा, सेक बनेगा, सेक, ठीक है। और सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 का उल्टा होता है, और कॉस 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3, है ना। तो आपके पास AD हो जाएगा 50√3 इंटू 2/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर, कितना आएगा 100 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लेंथ आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 100 मीटर आएगी, यहां से यहां तक कितना आएगा, ये 100 मीटर। क्लियर है। तो आप ये बात समझ लें कि आपको हिल की जो हाइट आई थी AB, वो कितनी आई थी 150, और ये कितनी दे रखी थी 50 दे रखी थी। तो एक तरह से ये चीज बड़ी है, ध्यान रखिएगा, और ये चीज क्या है, छोटी है। फिगर को आप थोड़ा रीसेट कर सकते हो, राइट। मुझे नहीं पता था कि स्टार्टिंग में ये बड़ा है या ये बड़ा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से AB कितना है 150 है, तो AB जो है 150 है, तो ये चीज़ तो बड़ी होगी और ये चीज़ वास्तव में क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो वास्तव में जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये क्या रहेगा 60 रहेगा, राइट, और ये क्या रहेगा 30 रहेगा। ये फिगर एग्जैक्ट इस तरह से बनेगा, राइट। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है, इसलिए फिगर का कोई ज़्यादा यूज नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यदि प्रैक्टिकली फिगर बनाना हो तो एक बार वेरीफाई कर लें कि फिगर जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया। अब इसका अगला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि ए टावर है, यहाँ से कोई आदमी जब इसको देखता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, जब आदमी यहाँ से यहाँ तक इसको देखता है ऑब्जेक्ट को, तो ये एंगल थीटा बनता है, ठीक है। निश्चित है जब ये एंगल थीटा बनता है तो ये भी थीटा होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट यदि इधर मूव कर रहा है तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बड़ा हो जाएगा। जब ये थीटा बड़ा हो जाएगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो आदमी जब यहाँ से देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई ना, ठीक है। एक बार कॉपी करें, फिर दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ।
स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। अपन लोग दिवाली के टाइम पर रंगोली बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह की कुछ रंगोली बनी हुई है, कैंडल भी लगी हुई है। आपने फिगर देख लिया बहुत अच्छी तरह से। ध्यान रखें इन क्वेश्चनों के फिगर्स जो भी आए उनको बहुत बारीक तरीके से देखिएगा। कुछ कॉमन सेंस से भी बातें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है ना। हो सकता है कोई डायमेंशंस देने दे रखी हो, लेकिन कॉमन सेंस पे सोचना पड़ेगा। इसमें ये 12 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये भी 6 होगा, ये अब ये नहीं दे रखा है, ये कितना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट होगा। रंगोली में क्या होगा कि इस कंडीशन में ये जो ट्रायंगल बनाया होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए रखा है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन क्वेश्चन के एक पार्ट में बात मेंशन कर रखी है। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे कि ये ट्रायंगल बनेगा कैसा। ये ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल। जब ये इक्विलेटरल बनेगा तो आप क्लियर है कि ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। जब ये एंगल 60 डिग्री बनेगा तो बाकी सारे क्वेश्चनों के आंसर में समझ निकल जाएंगे आपको। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या हुआ, पहला पार्ट है कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 22/7 इंटू कितना आ जाएगा 36, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 7 ये दे रखा है 792 अपॉन कितना आएगा 7, इतना आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से कर सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। भाई एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर किसकी बात कर रहा है, वो एरिया ऑफ सेक्टर इसकी बात कर रहा है कि ये एरिया ऑफ सेक्टर बताइए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, आप ध्यान रखें एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360। वेरी गुड, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि पाई आर स्क्वायर कितना आ रहा था, पाई आर स्क्वायर तो इतना आ रहा था, थीटा कितना है 60 है, 60/360 इंटू 792/7। तो कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम हो जाएगा। 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड करने पर आ जाएगा 132/7। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट हो उससे कोई इशू नहीं बनेगा। जो भी यूनिट दे रखा है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन OCED। आपको ये एरिया बताना है। ये एरिया बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप टोटल सर्कल में से इसमें से इसको माइनस कर दो। इसका थर्ड पार्ट का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 792/7 माइनस 132/7। सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 0, ये 6 और ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। अपॉन कितना आएगा 7। तो आपके पास इतना इसका क्या आएगा एरिया आएगा। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो। इसको डिवाइड करेंगे तो 94.28 के लगभग आ रहा है, 2928 के लगभग आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसमें 29 दे रखा है तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, 29 वाला ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो फोर्थ पार्ट है, देखो फॉर्मूले याद होंगे तो बेटे इनको सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो परेशानी बनेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 12 इंटू 12, तो ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 √3। तो कितना आंसर आएगा 36 √3। हो सकता है √3 के टर्म में दे रखा होता। वो कह रहा है फाइंड द शेडेड रीजन। आपको इसका पूछ रहा है, इसका एरिया। ये कैसे निकालेगा, ट्रायंगल है ना, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकला आपका, इसका 5वां पार्ट जो निकला वो 36 √3 है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर था। एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ था, एरिया ऑफ सेक्टर ये था। तो आप इसे 132/7 इतना आएगा, तो आपके पास ये एरिया निकल के आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 43 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट कितना आ रहा है 43.492 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फॉर्मूले याद हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, शेडेड रीजन कौन सा है। थोड़ी सी बातों को अप्लाई करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना।